दर्द का रिश्ता होता है। मिस्टर अमरनाथ, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चाचा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पापा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? जिसके दफ्तर को बचाने के लिए आप पीलीभीत जा रहे हैं, ये देखिए अखबार में उसके बारे में क्या लिखा है। अमरनाथ शर्मा गिरफ्तार कर लिए गए। क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, कल रात ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन किस जुर्म में बेटा? पापा अखबार में लिखा है कि अमरनाथ शर्मा का दफ्तर बलदेव कालरा के यहाँ गिरवी पड़ा था और उसने दफ्तर नीलाम करने का ऑर्डर हासिल कर लिया है। इसी गुस्से में आकर अमरनाथ शर्मा ने उन पर हमला कर दिया। वो घायल हो गए हैं और पुलिस ने अमरनाथ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हे भगवान, हम लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग। कर्मों का फल सामने आता ही है भावना। हम चाहे उन्हें बचाने की कितनी भी ईमानदार कोशिश क्यों न कर रहे हैं, अमरनाथ और केदारनाथ अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। उनके कर्मों की सजा तो उन्हें मिलकर रहे। अब करना क्या है पापा? बेटा हम वही करेंगे जो हम पहले करने वाले थे। मैंने माता जी से वादा किया और वो वादा हम जरूर निभाएंगे। मैं पीलीभीत के लिए निकल रहा हूँ। तुम ये गिरफ्तारी वाली बात माता जी को मत बताना। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो आखिर एक माँ है, माँ जो अपने बच्चों को बुरा कभी नहीं चाहती। माँ तो बस माँ होती है। लेकिन पापा, जमीन के बारे में पूरी बात हो गई? हाँ बेटा, 3 एकड़ सौदे की बात हो चुकी है और मैंने बाकी की बात भी क्लियर कर ली है कि मुझे पैसे चेक में नहीं बल्कि बैंक ड्राफ्ट के रूप में चाहिए। ठीक है पापा। अगर दिल्ली में तुम्हें कुछ पता करना हो तो स्पीच पता कर लो। अगर चाहो तो वकील साहब को अपने साथ ले जाना, तो सारा काम आसानी से करवा देंगे। मैं भी यही सोच रहा था पापा। तो मेरा ख्याल अब मुझे निकलना चाहिए, कहीं आगे देर ना हो जाए। जी। अरे हाँ, आप पीलीभीत जा रहे हैं तो मेरे बाबूजी से भी मिल लीजिएगा। उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं वो भी देख लेना और उन्हें ये जरूर बताना कि मैं उनसे मिलने जल्दी आऊंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं मिल लूंगा उनसे। अब किसी के कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है केदारनाथ। अब किसी से कोई भी बात करके कुछ मतलब नहीं है। और तुम तो कालरा से इस बारे में कोई बात ही मत करना। अब भाई साहब तो चले गए हवालात की हवा खाने। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा भी नाम लिखा दे और तुम भी। नहीं भाई साहब, मुझे इस मामले में पढ़ना ही नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उस 40 एकड़ जमीन को अकेले हड़पने के बाद पैसे की गर्मी तो होगी ही ना अंदर। अब ये देखना है खुद को बचाने के लिए पैसा कैसे निकलता है। बस चुपचाप तमाशा देखते जाओ अपने हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अपने कर्मों का भुगतान तो इंसान को करना ही पड़ता है और भाई साहब ने जो किया वो तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा। उनके कर्मों की बात कर रहे हैं आप? साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, पर कम से कम उन पर उंगली तो मत उठाइए। बड़े अफसोस की बात है चाचा, ऐसे वक्त में आप भी उनका साथ नहीं देना चाहते। कल वो आपके लिए सब कुछ किया करते थे तो ठीक है, आज थोड़ा सा बुरा वक्त क्या आया, उनके कर्म याद आने लग गया। वाकई अगर नजरें फेरना कोई सीखे तो वो आपसे सीखे। मुझे पूरा विश्वास है वैभव कि तुम उन्हें जरूर छुड़ा लाओगे। पैसे की ताकत जो है, देखा, आखिर पैसे की ताकत सामने आ ही गई। देखो ना, उस कालरा को इतनी सी चोट लगी और 2 घंटे में अस्पताल से बाहर भी आ गया। लेकिन पुलिस में उसने क्या रिपोर्ट लिखाई कि भाई साहब ने उसे उसके दफ्तर में घुस के मारा अपने हिसाब से।
हाँ मुझे मालूम है चाचा, और चाचा बोल कर गए ना कि मैं बचाऊंगा, तो सचमुच मैं बचाऊंगा पापा को। मैं हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? पता नहीं ये सब कैसे हो गया। क्या हम लोग मिल सकते हैं तुमसे? अब कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है, थैंक यू, बाय। माँ आप यहीं रहिए। अब वैभव मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे 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 भाभी जी, आप कहाँ जाएंगी बच्चों के साथ? बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए अपने हिसाब से। हाँ माँ आप परेशान मत होइए, पापा आ जाएंगे। हम लोग कालरा साहब के पास जा रहे हैं। चलो पूर्णिमा। हाँ हाँ तुम यहाँ बैठी हो अपने हिसाब से? अरे बाहर जाओ, यही वक्त है लोगों पर नजर रखने का। कौन क्या करता है, कौन किसका साथ देता है, जाकर देखो अपने हिसाब से। मैं अभी सरस्वती के साथ ही थी, अभी अभी आई हूँ कमरे में। सरस्वती बार बार बस एक ही बात कहे जा रही थी कि अब देखती हूँ कौन बचाता है इन्हें। वो तो बार बार एक ही बात कह रही थी कि केदार भाई साहब के साथ धोखा किया है ना, तो अब देखना सरस्वती की बद्दुआ लगेंगी। वाह, सरस्वती को अपनी बद्दुआएं याद हैं। केदारनाथ के कर्म याद नहीं है? उस बुढ़िया के जो स्वर्गवास हो गया है, उसकी बद्दुआओं का उस पर कोई असर नहीं है। ये किस किस की बद्दुआओं को याद रखेंगे ये लोग? हमारे दिल से जो बद्दुआ निकली थी वो भी तो खाली नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक कहती हो नैना, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाकर इनके साथ देने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। अब तुम एक काम करो कि तुम जाकर सीधे शरावनी भाभी के साथ रहो, ताकि उनको इस बात का एहसास तो हो जाए कि तुम उनका साथ दे रही हो। और उनका साथ देने से एक फायदा तो है कि तुम्हें ये पता लगेगा कि अमरनाथ भाई साहब कब बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो कब आएंगे, या फिर कुछ दिन और हवालात की हवा खाएंगे अपने हिसाब से। दरअसल श्रावणी दीदी के ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। मैं इन्हें उकसाती रहती हूँ, भड़काती रहती हूँ, लेकिन वो है कि बस अपनी ही बात किए जाती है। बस सरस्वती का ऐसा नहीं। सरस्वती मेरी बात मानती है, उसके ऊपर मेरी बातों का असर होता है। अब असर हो या ना हो, लेकिन हमें बनाकर तो दोनों से रखना चाहिए अपने हिसाब से। अब दोनों में से किसी एक को भी अगर ये लगा कि हम किसी एक के साथ हैं, तो हमारा पत्ता भी कभी भी कट सकता है अपने हिसाब से। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। अरे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चलकर शरावनी भाभी के पास बैठो, उनसे हमदर्दी जताओ, थोड़े 2-4 आंसू बहाओ। और वैसे भी वैभव ने तो कहा ही है कि वो भाई साहब को लेकर आ जाएगा। नमस्ते अंकल। पापा, ये पूर्णिमा और ये वैभव, मैंने आपको बताया था ना। ओ, तो तुम अमरनाथ जी के बच्चे हो? जी अंकल। अंकल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सब बेहद परेशान हैं। पापा ने ऐसे कैसे कर दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ अंकल, सबको पता है कि आपका और पापा का रिश्ता कितना पुराना है। बेटे, तुम्हारे पापा के साथ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दादाजी के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन रिश्ता इन्हीं लोगों ने खराब किया। अंकल, पापा की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अंकल, पापा तो ऐसे नहीं है कि वो आपके ऊपर
हाथ उठाने के लिए भी सोच सकें। तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा। वैसे शुरुआत तो मैंने ही की थी। एनीवे, बताओ तुम दोनों क्या चाहते हो? अंकल, अगर आप चाहोगे तो पापा को जमानत मिल जाएगी, और हम चाहते हैं कि आप इस बात को यही खत्म कर दे। ठीक है बेटा। एक तो मेरी बेटी तुम दोनों को यहाँ लेके आई है, और तुम्हारे दादाजी के भी बहुत एहसान है मुझ पर। शायद इसी बहाने एहसान उतर जाए। ठीक, तुम लोग जाओ, मैं अपना कंप्लेंट वापस लेने के लिए अपने एडवोकेट से बात कर लूंगा। तुम्हारे पापा छूट जाएंगे। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल। थैंक्स पापा। ओके अंकल, थैंक यू, बाय। वेलकम। क्या बात है भाई साहब? मैंने वैभव को फोन किया था, उसने ये बोल के फोन रख दिया कि वो अभी पुलिस स्टेशन में है और नीचे भाभी को देख कर आ रहा हूं। तो भाभी के चेहरे की चमक दमक देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है, सब ठीक ठाक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ अपने हिसाब से? हाँ, मैं समझा नहीं भाई साहब। समझने की कोशिश करो केदारनाथ, कोशिश करो। अब मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते? अरे दौलत की ये खेल ऐसे ही बनते बिगड़ते हैं, कभी बन जाते हैं तो कभी बिगड़ जाते हैं। अब अगर भाई साहब छूट कर नहीं आए तो समझ लेना कि ये खेल को लंबा करके खेला जा रहा है, और अगर छूट कर आ जाते हैं तो समझो दौलत ने अपना काम दिखा दिया अपने हिसाब से। लेकिन भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि वो छूट कर बाहर आ जाएंगे। लो, मैंने उनके हाव भाव देखे तो मुझे तो ऐसे ही लगा अपने हिसाब से। अब जिसके पास धन है, पैसा है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, तो बहुत छोटी सी बात है। वो गए होंगे कालरा के पास और जाकर उससे बातचीत की होगी, मामला सेट हो गया होगा अपने हिसाब से। हाँ भाई साहब, अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि पैसे का असर कितना है और कहां तक होता है। केदारनाथ, तुम्हें यह भी देखना है कि भाई साहब की रिहाई के साथ साथ वो दफ्तर का कर्ज चुकाने वाली डील हुई है या नहीं। उस वैभव ने वो कर्ज चुकाने की बात की है नहीं की है अपने हिसाब से? गनीमत हो जाएगी भाई साहब अगर ये दफ्तर बच जाए। हाँ भाई साहब, इसी बहाने दफ्तर बच जाए बस। केदारनाथ, तुम सिर्फ दफ्तर के बच जाने से खुश मत हो जाओ, बिल्कुल खुश मत हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे हाथों में झुनझुना पकड़ाने वाली बात है अपने हिसाब से। हाँ भाई साहब, अपना हक तो मैं किसी भी हालत में गवाऊंगा नहीं। फिलहाल तो दफ्तर बजाने की बात है, बस दफ्तर बच जाए, उसके बाद बाकी के हिसाब हो जाए। अब देखना ये भी है कि भाई साहब कब छूट कर आते हैं, और उनके छूट के आने की वजह हम सबको क्या बताई जाती है अपने हिसाब से। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, वो लोग हमें थोड़ी बताएंगे कि पैसों के दम पर उन्हें बचाया गया है। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन इंसान को एक इशारा काफी होता है। अब इस बात को हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, समझ भी रहे हैं, बस इंतजार है तो बड़े भाई साहब के आने का, हमको भी और उनको भी। इसलिए तो भाभी जी बार बार वैभव और पूर्णिमा को फोन पे फोन लगाए जा रही हैं अपने हिसाब से। अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए पापा। जिसे भाई कहते हैं आप, उसने भी ऐसे वक्त पर आपका साथ नहीं दिया। दर्द का रिश्ता होता है। दीदी, अब आप क्यों परेशान हो रही है? पूर्णिमा ने फोन करके तो कहा था ना कि वो लोग भाई साहब को लेकर घर आ रहे हैं। हाँ नैना, वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग आए क्यों नहीं अभी तक?
बैठी। पूर्णिमा पानी लेकर आ। लीजिए पापा पानी। दीदी, भाई साहब घर आ गए, है ना? लेकिन ये क्या कम बेशर्मी वाली बात है कि भाई साहब को पूरी रात हवालात में गुजारनी पड़ी और घर के बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। झूठ बोलूं तो जुबान जले दीदी, मैं और वो भी पूरी रात इसी के बारे में बात कर रहे थे, सो नहीं पाए हम लोग। बस भाई साहब आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम दोनों। अब तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए पापा। जिसे भाई कहते हैं आप, जिसे पूरी जिंदगी आपने गले लगा के रखा, जिसके सामने आपने कभी किसी की बातों को महत्व नहीं दिया, उसने भी ऐसे वक्त पर आपका साथ नहीं दिया। जाने दो वैभव, बात बढ़ाने से और बढ़ेगी। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। कमाल है मां, अब भी आप यही कह रही कि हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अरे अगर अब शिकायत नहीं होगी तो कब होगी? जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तब। या प्लीज, सारी बातें खोलने का ये सही वक्त नहीं है। तो पूर्णिमा क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? आज अगर शिखा नहीं होती तो हम पापा को नहीं छुड़ा पाते। और मैं पापा से पूछना चाहता हूं, हमेशा दावा किया करते थे ना कि वो चाचा को खुद से कभी अलग नहीं करेंगे, क्या आज भी वही दावा करेंगे आप? हाँ, मैं दावा करता था, क्योंकि वो मेरा भाई है। अब अगर वो बदल गया है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो बड़ा भाई होने के नाते हर कदम पर अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की। अब वो वफादारी नहीं निकला तो मैं क्या कर सकता हूं? आपको पता है भाई साहब, श्रावणी दीदी ने पूरी रात आंसुओं में गुजारी। भाई साहब, अब तो आपको इस बात का ख्याल रखना ही होगा, सोचना ही होगा कि कौन आपका वफादार है और कौन नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी हमें ये सजा मिल रही है। अगर पता होता तो शायद हम प्रायश्चित कर लेते। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चलिए अंदर चलिए। आज जो चाचा ने मुंह फेरा है, पापा भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मैं उन्हें जवाब जरूर दूंगा। भैया प्लीज। दीदी, ये सारा झगड़ा उसी जमीन को लेकर और उसी दफ्तर की नीलामी को लेकर है। अगर दफ्तर नीलाम हो गया ना दीदी, तो पापा और बड़े पापा तो एक दूसरे के सच में दुश्मन हो जाएंगे। दर्द का रिश्ता होता
क्या सोच रही हो दीदी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है खुशबू कि चाचा इस तरह पापा के दुश्मन कैसे बन गए। पापा ने पूरी रात लॉकअप में बिताई, लेकिन चाचा को इस बात से कोई भी फिक्र नहीं है। घर में बात तो कर रहे थे दीदी माँ और पापा इस बात को लेके, लेकिन वो ये बातें कर रहे थे कि कालरा को उनकी सच्चाई का पता लग गया होगा और उसी बात को लेके झगड़ा हुआ है। आखिर किस सच्चाई की बात कर रहे हैं चाचा? यही तो मुसीबत है दीदी उन लोगों की। उनके दिल में क्या चलता है कोई बता नहीं सकता। दादी माँ कहा करती थी कि सच्चाई कभी नहीं छुपती, और पापा और चाचा ये समझते कि उन्होंने जो किया है वो छुपा हुआ है, जबकि सच तो ये है कि घर में सबको पता है। हाँ दीदी, पापा और बड़े पापा चाहे कुछ भी सोचते रहे, लेकिन जो दादी माँ के साथ हुआ है वो माँ जानती है, बड़ी माँ जानती है। बांके चाचा और चाची को भी तो पता है। घर में सबको इस बात का पता चल चुका है, और माँ ने इस बात को अपने दिल में इसीलिए छुपा के रखा है क्योंकि वो पापा को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। दीदी ये सारा झगड़ा उसी जमीन को लेकर और उसी दफ्तर की नीलामी को लेकर है। अगर दफ्तर नीलाम हो गया ना दीदी, तो पापा और बड़े पापा तो एक दूसरे के सच में दुश्मन हो जाएंगे। अगर वो दफ्तर नीलाम हुआ तो हमें ही घर में बात छेड़नी होगी दीदी। हमें उन लोगों को समझाना होगा कि वो दादी माँ को ढूंढने की कोशिश करें। हेलो चंदन। हाय पूर्णिमा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? कैसे फोन किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं दिल्ली आने वाला हूँ, तो 2 दिन के बाद मैं दिल्ली आ रहा हूँ। 2 दिन बाद? हाँ। तो मिले बिना जाना मत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। पूर्णिमा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बात क्या? तुम 2 दिन बाद आने वाले हो ना, तुम मिलो फिर बताती हूँ। कैसे इंसान है आप? आप ऐसे हो सकते हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, उस माँ को मौत दे दी आपने। पीलीभीत में 40 एकड़ जमीन थी। हाँ, तो वो सारी जमीन तुम्हारे पापा ने अकेले हड़प कर ली। तुम्हारे चाचा को भी उनका हक नहीं दिया है।